चलो तो सिंपल सी कहानी है कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल वाइब्रेशन कर लिया था, वो तुमको पता है क्या बताया था मैंने। देखो तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो लिखते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाला क्या था कि वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलते थे नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन। और डैम्प पे हमने क्या बोला है कि वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स, मतलब कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स तो होगा और वो भी कैसा होगा, वो भी होने वाला है रेसिस्टिव फोर्स, मतलब कि वो उसके वाइब्रेशन को अपोज कर रहा होगा, बॉडी के वाइब्रेशन को वो अपोज कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। हमारे रियल लाइफ में जितने भी वाइब्रेशन होते हैं वो डैम्प्ड वाइब्रेशन ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन सब पे एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स हमेशा लगते रहता है, या तो हवा का फ्रिक्शन या फिर जिस पॉइंट से तुमने उनको हैंग किया है उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन रहता है वो, तो हमेशा ही तुम्हारा एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स लगता है, और उस टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक कोई झूला है, तुम उसको एक बार खींच के छोड़ दो तो तुमको ऐसा दिखता होगा कि कंटिन्यूअसली उस झूले का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाता है, और कुछ समय बाद वो झूला स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, तो वो हुआ एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, कि उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, जो कि जबकि नेचुरल में क्या था कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, वो डिक्रीज नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा और कुछ समय बाद वो वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही जैसे मान लो कि अगर गिटार का स्ट्रिंग जो होता है वो जब हम लोग प्लग करते हैं तो वाइब्रेट करता है और कुछ समय बाद वो भी रुक जाता है, तो वो भी तुम्हारा डैम्प वाइब्रेशन ही हुआ। एक एक स्प्रिंग में तुम एक ब्लॉक को अटैच करो और ब्लॉक को खींच के छोड़ो, तो वो ब्लॉक भी कुछ समय बाद वो वाइब्रेट करना स्टॉप कर देता है, तो वो भी तुम्हारा डैम्प वाइब्रेशन ही हुआ। ठीक है, तो ये सार जितने भी वाइब्रेशन हमारे आसपास होते हैं सबके सब डैम्प वाइब्रेशन ही होते हैं। उनका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है और कुछ समय बाद वो उनका मोशन स्टॉप हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनका कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज करता है, तो इसका जवाब ये है कि जब वो बॉडी वाइब्रेट करता है तो उस पे एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स लगता है, जैसे एयर का फ्रिक्शन, वो उसके मोशन को अपोज करता है। तो अगर वो रेसिस्टिव फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, तो बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी हमने दिया था वो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि वो खर्चा हो जाएगा उस फ्रिक्शनल फोर्स के या उस रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में। तो मेरे पास जो एनर्जी था वो घट रहा है, तो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है उस फ्रिक्शनल फोर्स का या जो भी रेसिस्टिव फोर्स था उसके अगेंस्ट वर्क करने में जा रहा है। तो इसलिए मेरा एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाता है, मेरा एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाता है और कुछ समय बाद मेरा मोशन स्टॉप हो जाता है। सिंपल सी कहानी ये है। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन। इसमें क्या होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, एंड मोशन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद मोशन स्टॉप हो जाता है या वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है, आप बोल सकते हो वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। ओके। इस केस में मतलब कि इन द केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन बॉडी पे दो फोर्स लगता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बोलना चाहूंगा। इन द केस ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, मान लो ये मेरा स्प्रिंग था और पहले मेरा ब्लॉक यहाँ पे था, इसको मान लो कहीं ये पोजीशन हमने जो लाइन से शो किया है, अब मैं इसको खींच के यहाँ पे ले गया, तो जब मैं खींच के इसको इस नए पोजीशन पे ले जाऊंगा तो क्या होता है,
कि वापस ये ब्लॉक पहले वाले पोजीशन पे वापस आता है। तो वो फोर्स जो उसको पहले वाले पोजीशन पे वापस लेके आता है ना, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो कोई भी वाइब्रेशनल मोशन या कोई भी ऑक्सीलेशन मोशन बिना रीस्टोरिंग फोर्स का पॉसिबल नहीं है। वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगता है जो कि वापस उसको पहले वाले पोजीशन पे लेके आता है। तो इन द केस ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो वहां पे ओनली रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इन द केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन आपका रीस्टोरिंग फोर्स तो रहेगा ही, रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स भी आता है। और जो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स है, वो हवा का फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर जहां से उसको हमने हैंग किया था तो वो हिंज फ्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो दो टाइप का फोर्स लगता है। और देखो, हमने सीखा था कि इन द केस ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, जो तुम्हारा बॉडी होता है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके शेप साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन इन द केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो बॉडी का फ्रीक्वेंसी होता है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। ओके, तो ये बातें तुम लोग इसको याद रख सकते हो, और या फिर ये सब बातें तुम लोग डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन या और डैम्प वाइब्रेशन में लिखने के लिए भी तुम यूज कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3-4 पॉइंट। और देखते हैं इसके बारे में खास बात। तो हमने बोला था कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, मतलब कि उसका एनर्जी जो होता है वो लॉस होते जाता है, और वो कहाँ जाता है, हो जाता है वर्क डन अगेंस्ट द रेसिस्टिव फोर्स में। ओके, फोर्स तुम्हारा हो गया दो टाइप का। फ्रीक्वेंसी जो था उसका वो होता है लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हम लोग ग्राफ बनाएंगे एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। तो इस बार मेरा ग्राफ में क्या होगा, एम्पलीट्यूड टाइम के अनुसार डिक्रीज करते जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ आता है कि उसका एम्पलीट्यूड टाइम के अनुसार या टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो मोशन सीज हो जाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही उसका सारा का सारा एनर्जी खत्म हो गया, मोशन फिर आपका सीज हो जाएगा। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेशन, तुम लोग इसको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था। इसमें किसी की कोई तकलीफ? मान लो कि तुमसे पूछेगा कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो बोल देना कि एक झूला जो होता है, या फिर सिंपल पेंडुलम को अगर हम उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे पहले वो था, तो क्या होगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड था वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, और कुछ समय बाद वो तुम्हारा सिंपल पेंडुलम स्टॉप कर जाता है, तो वो हो गया डैम्प वाइब्रेशन। गिटार का स्ट्रिंग जो होता है हम प्लग करके छोड़ते हैं, वो सब। तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं डैम्प वाइब्रेशन का। अब सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे रियल लाइफ में जितने भी वाइब्रेशन होते हैं सबके सब डैम्प होते हैं, जो मैंने अभी सीखा कि उनका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने लगेगा। अब अगर मेरे को उसके मोशन को कंटिन्यूअसली, या अगर मेरे को बॉडी के वाइब्रेशनल मोशन को कंटिन्यू रखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या हम चाहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना करे, तो आपको क्या करना होगा, आपको बाहर से उस पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते रहना होगा, जो कि आप लोग करते भी हो कि जब झूला किसी को झुलाना होता है कि तो आप लोग वहां पे बार बार एक फोर्स खुद से अप्लाई करते हो, आप बार बार खुद से फोर्स अप्लाई करते रहते हो कि वो झूला फिर रुके नहीं। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर मेरे को उस वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होने देना है, या फिर अगर उस वाइब्रेशनल मोशन को हमको कंटिन्यूअस रखना है,
तो मेरे को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। आप ऐसे बोलो कि आपको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मतलब कि आपको बार बार कुछ समय बाद फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसे टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। अभी तक हमने क्या सीखा, एक पहले सीखा हमने नेचुरल, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं था। सेकेंड हमने सीखा डैम फोर्स, मतलब जहाँ पे फोर्स तो था लेकिन वो फोर्स था रेसिस्टिव, वहां पे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था और वो फोर्स हमारे मोशन को अपोज कर रहा था। अब जो थर्ड टाइप का क्या आ गया है, फोर्स वाइब्रेशन, जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही, जो उसको चाहेगा वापस लेके आना मेन पोजीशन पे। फिर एक आपका होगा रेसिस्टिव फोर्स, जो कि मोशन को अपोज कर रहा होगा। अब एक हम लोग बाहर से और फोर्स लगाएंगे हम, जो कि उसके मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, और वो हम लोग फोर्स बार बार लगाएंगे, पीरियोडिकली लगाएंगे, ताकि उसका मोशन कंटिन्यू रहे। और ऐसे वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो अब टॉपिक वही है। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो क्या है कि द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इस पे तुम लोग दो यहाँ पे अंडरलाइन, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। बाहर से हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ समय बाद फोर्स लगाते रहेंगे, तो ऐसे टाइप के वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। इस केस में जो बॉडी पे फोर्स लगता है वो तीन फोर्स लगेगा। कौन कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स, और एक जो हम फोर्स और लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, या इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये फोर्स हम लगाएंगे बाहर से और ये मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा। अब देखिए कि इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन आल्सो, इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन आल्सो, बॉडी does not vibrate with its natural frequency. Body does not vibrate with its natural frequency. Frequency of vibration depends upon the frequency of applied force. हमने मतलब हम कितने समय के बाद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उससे मेरा क्या होगा कि बॉडी के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करने लगता है। हालांकि फ्रीक्वेंसी छोड़ो, जो बॉडी के मोशन का एम्पलीट्यूड होता है ना, वो भी हमारे फोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय बाद आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आपका बॉडी कितना ऊपर जाएगा वो भी डिपेंड करता है। तो बॉडी डज नॉट वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे लिखो कि आफ्टर सम टाइम body starts vibrating with equals to the frequency of applied force। तो कुछ समय बाद जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, वही तुम्हारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स वाइब्रेशन का कहानी। अब देखो, तो ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड था उसके बारे में हम सर्टेन नहीं है। वो करेगा डिपेंड कि आप कितने समय बाद फोर्स लगा रहे हो, मतलब कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है और आप कितने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो, तो उस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं बना पाते हैं। जैसे कहा था कि इन द केस ऑफ नेचुरल तुम्हारा श्योर थे कि कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड, इन द केस ऑफ डैम्प्ड हम श्योर थे कि वो उसका एम्पलीट्यूड घट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम श्योर नहीं है। हो सकता है कि आप अगर अपने फोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड था वो भी चेंज कर जाएगा। आप जब फोर्स का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखोगे तो फिर उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, तो आपके फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे फिर उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करने लगता है। तो इसलिए हम लोग इसका कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कुछ कहानी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन जो मेरा बॉडी था वो एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर से वाइब्रेट करने लगता है। ये पॉइंट तुम लोग याद रखना।
कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, मेरा जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा। इससे बहुत सारा अपने को चर्चा करना है आगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिखना चाहता हूँ। इफ frequency of external force matches to the natural frequency of the vibrating body, then for that frequency amplitude is maximum, amplitude of vibration is maximum। देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या सीखा कि जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर वाले फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो मेरा वाइब्रेटिंग बॉडी था उसका कुछ ना कुछ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहा ही होगा। तो मान लो कि अगर मेरे मेरे फोर्स का फ्रीक्वेंसी उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, मतलब मेरे एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, उस केस में क्या होगा कि मेरा जो बॉडी था वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और हम लोग इस केस में बाहर से फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी मेरा बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट कर रहा है। और इस केस में ना बॉडी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और तुम लोग इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद कर लो या बहुत अच्छे से समझ लो, इस पे बहुत ही आगे कहानी आने वाला है कि जैसे ही मेरे एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, उस केस के लिए तुम्हारा बॉडी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाएं, पीरियोडिक फोर्स अगर हम लगाएं तो मेरा जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, वो बॉडी के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। इसका देखो, इसका बेस्ट क्या है एग्जाम्पल, तुम लोग सुनो। देखो तुमने अगर किसी को झूला झुलाया होगा, झूला मतलब कि वो जो होता है ना, वो धागा वाला, धागा पे जो हैंग रहता है वो झूला हम बोल रहे हैं, सीसॉ। तो अगर उस झूले पे कोई बैठा था और तुम उस झूले को धक्का दे रहे थे, मतलब तुम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे रहे थे झूले को, तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो देखना कि ऐसा पक्का सबके साथ हुआ होगा कि फॉर अ पार्टिकुलर मोमेंट, मतलब कि हम देखते हैं कि अगर हम फोर्स को कुछ पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अप्लाई करते हैं ना, तो तो अगर हम कम भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेरा झूला बहुत दूर जाता है। और अगर हम वो टाइम गैप चेंज कर देते हैं, फिर हम ज्यादा भी फोर्स लगाते हैं तो झूला बहुत दूर नहीं जाता है। क्या तुम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है? सोच के बताओ, तो हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो ये सबके साथ ही होता है कि मतलब कि उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, उस पार्टिकुलर टाइम गैप के लिए हम अगर कम फोर्स लगाते हैं तो भी मेरा झूला बहुत दूर जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो जो आपका फोर्स का था ना फ्रीक्वेंसी, वो उस झूले के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है देखो कि frequency of external force matches to the natural frequency of the vibration of the body, then for that frequency amplitude of vibration is maximum। मतलब आप कम फोर्स लगा के भी उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा ऑब्टेन कर पाते हो। एक्चुअली इस केस में होता क्या है ना कि आप जो फोर्स लगाते हो ना, आपका क्या हुआ कि आप जो फोर्स लगा रहे हो तो आपने कुछ सप्लाई किया है एनर्जी, तो वो आपका जो एनर्जी सप्लाई होता है वो उस झूले को कंप्लीटली सेम फेज में मिलता है, सेम फेज में। सेम फेज का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ ऐड हो रहा है एनर्जी, आपका एनर्जी ऐड होता है, तो फिर झूला बहुत दूर जाता है। और एक्चुअली इसी केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस, जो तुमको आगे पढ़ना है। रेजोनेंस ये बहुत खतरनाक फिनोमेनन, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इसका हम लोग को प्रैक्टिकल यूज भी है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस ही होता है, जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। या फिर तुमने अगर झूला वाला बहुत लोग नहीं किया होगा तो सबने जंप रोप तो खेला होगा ना, वो जो रोप जंप होता है, दो लोग ऐसे रोप को घुमाते हैं फिर कोई बीच में जंप लेता है। बोलो तो, वो तुम लोग किए हो कभी रोप जंप? रोप जंप तो देखने से फिर फील नहीं होगा,
भाई नहीं तो अगर तुम किए तो फिर फील नहीं होगा। कोई नहीं किया तुम लोग में से रोप जंप? क्या तुम लोग इंसान है रे भाई, सुनो तो तब नहीं किए हो तो फिर तुमको तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन चलो हम एक बार बोल दे रहे हैं क्या होता है वहां पे। देखना कि जब दो लोग ना वो रोप को घुमाता है और बीच में कोई जंप करता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि तुमको उस रोप को घुमाना पड़ता है, तुमको फोर्स फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन एक पर्टिकुलर समय ऐसा आता है ना जब वो रोप अपने आप से घूमने लगता है, मतलब तुम थोड़ा सा भी अगर उसको करो डिस्टर्ब तो रोप खुद से ही घूम जाता है। तो उस केस में होता क्या है ना कि जो इंसान जंप कर रहा था ना, तो उसके जंप का फ्रीक्वेंसी वो तुम्हारे रोप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है। अब तुम्हारे रोप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया है इंसान का जंपिंग का फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे इंसान जंप कर रहा होगा ना तो तुमको अपने हाथ पे फोर्स भी वैसे ही आपको लगाना होगा। तो जंपिंग का फ्रीक्वेंसी रोप के फ्रीक्वेंसी से मिल गया है, मतलब कि आपका जो हाथ का फोर्स से लगाने का फ्रीक्वेंसी होगा वो भी रोप के फ्रीक्वेंसी से मिल गया है। मतलब कि वो क्या हो जाएगा, यही वाला केस हो जाएगा कि फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस, जहां पे फोर्स का फ्रीक्वेंसी उस रोप की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया है, तो वहां पे भी आपका रेजोनेंस ही होता है। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या होता है एक रेजोनेंस, लेकिन ये वही होता है कि वो रोप जो होगा वो खुद से ही, मतलब कि तुमको एकदम कम फोर्स लगाना होगा, रोप वो खुद से ही घूमने लगता है। तो ये सब कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा कि जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो कितना आसान होता है किसी चीज को वाइब्रेशन में रखना। आप मिनिमम एफर्ट अप्लाई करके मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हो आप। तो ये सब केसेस हुआ, ऐसे बहुत सारा, इसका बहुत सारा है एग्जांपल, मैं तुमको बताऊंगा आगे। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स वाइब्रेशन का कहानी, और जो मैंने ये पॉइंट लिखा है इक्वल फ्रीक्वेंसी वाला, सब लोग इसको याद रखना। अब देखो देखो, यहाँ पे है सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भाई। जो सबसे पहला हो सकता है कि जो गिटारिस्ट, देखना कि जब वो गिटार प्ले करता है तो वो कंटिन्यूअसली कुछ समय बाद वो स्ट्रिंग को प्रेस करता है। वो कंटिन्यूअसली कुछ समय बाद उस स्ट्रिंग को प्रेस करता है, क्यों? क्योंकि भाई अगर वो प्रेस नहीं करेगा तो फिर आपका स्ट्रिंग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डैम्प हो जाएगा उसका वाइब्रेशन। तो उस स्ट्रिंग को कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन में रखने के लिए वो उस पे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करता है स्ट्रिंग पे। तो वो तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। उसके अलावा झूला भी तो हो ही गया ना, कि झूला को हम लोग कंटिन्यूअसली झुलाने के लिए पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग उसको फोर्स लगाते रहते हैं। और बताओ। और देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तुम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करो, तो जो उसका स्टेम होता है ना, देखो ट्यूनिंग फॉर्क कुछ ऐसा शेप का होता है, ऐसा शेप रहता है उसका, और इसको हम स्टेम बोलते हैं। जो ये जो है ना, ये तुम्हारा यू शेप का, इसको स्टेम बोलते हैं। तो जब तुम इसको स्ट्राइक करोगे ना किसी भी चीज से, तो ये जो स्टेम था वो वाइब्रेट करने लगता है। अब तुम अगर इस ट्यूनिंग फोर्क को एक टेबल पे रखते हो तो क्या होता है कि इस ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन के चलते वो जो टेबल होता है ना, वो टेबल भी वाइब्रेट करने लगता है, वो टेबल भी वाइब्रेट करने लगता है। और वो जो टेबल का वाइब्रेशन है ना, वो है तुम्हारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। कि ट्यूनिंग फोर्क खुद कर रहा था वाइब्रेट, उसने फोर्स किया है उस टेबल को वाइब्रेट करने के लिए। और जो टेबल होता है ना, टेबल अल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो होता है फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन का भी फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी, वही उस टेबल का भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। या तुम ऐसे भी यहाँ से हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि जब हम उस ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं, सिर्फ इस ट्यूनिंग फॉर्क के स्टेम को, तो तुमको मतलब कि लार्ज साउंड सुनाई नहीं देता है। लेकिन हम जैसे ही उसको टेबल पे रखते हैं ना, तो फिर हमको लार्ज साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही तुमने उस ट्यूनिंग फोर्क को टेबल पे रखा है, अब क्या होगा कि टेबल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब टेबल का क्या है कि टेबल का एरिया लार्ज है, तो जैसे ही तुमने ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल पे रखा है, अब क्या हुआ कि मच लार्ज एरिया आपका वाइब्रेट करने लग गया। मतलब पहले केवल
ट्यूनिंग फॉर्क का स्टेम ही कर रहा था वाइब्रेट, अब उसके साथ साथ टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है। तो लार्ज सरफेस एरिया वाइब्रेट करता है, फिर वहां से आपका क्या होता है, फिर वहां से ज्यादा एनर्जी हमारे आसपास सेंड किया जाता है, जो कि हमारे कानों तक पहुंचता है, फिर हमको लाउड साउंड सुनाई देता है। तो इसीलिए तुमसे अगर पूछे कि ट्यूनिंग फॉर्क अकेला लाउड साउंड नहीं करता है प्रोड्यूस, लेकिन जब हम उसको टेबल टॉप पे रखते हैं तो क्यों साउंड करता है प्रोड्यूस, तो लिखना कि व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, देन टेबल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ टेबल इज वाइब्रेटिंग एंड इट सेंड्स ग्रेट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन एंड सो लाउड साउंड इज हियर्ड। तो ये भी तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। उसके अलावा मेरा सबसे एक सवाल है कि सबने देखना कि गिटार में 6 स्ट्रिंग के अलावा उसके नीचे एक बॉक्स भी दिया रहता है, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। उस साउंड बॉक्स में क्या रहता है बताओ तो। गिटार तो सबने देखा है ना। उस साउंड बॉक्स में क्या, वो खाली रहता है, उसमें खाली हवा रहता है। उस साउंड बॉक्स में जो गिटार के साथ जो तुमको बॉक्स दिखता है ना स्ट्रिंग के नीचे, और एक होल भी रहता होगा, उसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। और वो साउंड बॉक्स में खाली हवा रहता है। मतलब कि तुम अगर वो उस गिटार से वो साउंड बॉक्स हटा दो, तो अगर सिर्फ स्ट्रिंग रहेगा ना, तो फिर तुमको साउंड लाउड साउंड सुनाई नहीं देगा। वो गिटार का साउंड बॉक्स तुमको इसीलिए दिया जाता है कि तुमको लाउड साउंड सुनाई दे। जैसे ही तुम उसको हटा दोगे, देखना तुमको नहीं सुनाई साउंड सुनाई देगा। सिमिलरली ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइक तुम्हारा जो पियानो होता है, वहां पे भी तुमको साउंड बॉक्स दिया जाता है। जो तो होता है ना, लार्ज एक बॉक्स टाइप का बनाया रहता है, तो भी तुम्हारा साउंड बॉक्स ही है। या जो तुम्हारा और भी ले लो, तुम सितार ले लो, वहां भी तो होता है तुम्हारा सितार में भी तुमको एक साउंड बॉक्स दिया रहता है, लकड़ी का बनाया रहता है। तो होता क्या है, सेम चीज जो मैंने यहाँ पे तुमको अभी बताया है, टेबल वाले में सेम केस वहां भी होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो स्ट्रिंग का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो अब क्या होगा कि जो साउंड बॉक्स के अंदर बहुत सारे हवा होते हैं, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है, वो एयर मॉलिक्यूल्स को फोर्स्ड वाइब्रेशन में सेट कर देता है। वो एयर मॉलिक्यूल्स को फोर्स्ड वाइब्रेशन में सेट कर देता है। अब क्या होता है, कि लार्ज एरिया ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और वहां से क्या होता है, फिर तुम्हारा ग्रेटर एनर्जी हमारे आसपास सेंड किया जाता है, फिर हमको लाउड साउंड सुनाई देता है। तो ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ही हुआ कि स्ट्रिंग जो है, हम सेट करते हैं स्ट्रिंग को, मतलब कि स्ट्रिंग भी कर रहा था फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसको हमने सेट किया था, हमने फोर्स लगाया था वहां पे। और फिर जो स्ट्रिंग था उसने सेट किया है किसको, एयर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के चलते एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे, तो वहां भी फोर्स वाइब्रेशन ही हो रहा है। समझे ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, लार्ज या बोलो कि लार्ज सरफेस एरिया का एयर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए लाउड साउंड सुनाई देता है। ये सब ठीक है ना, क्लियर है ना। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, तुमको लिख के लाना है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल एंड डैम्प्ड, एटलीस्ट 4 पॉइंट। और सेकेंड होमवर्क, नेचुरल वर्सेस फोर्स्ड। ये दो होमवर्क तुम लोग का है, एटलीस्ट 4 4 पॉइंट तुमको लिख के लाना है। और फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, ये जो पार्ट है ना साउंड का, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ से मेनली तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। तो इसलिए तुम लोग को जो मैंने बताया है सब तुम लोग याद रखना। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार तुम लोग जाकर किताब को रीड कर लेना, मैंने जो बताया वही वहां पे सब दिया होगा, लेकिन तुम लोग को फिर भी भूलो नहीं, इसलिए एक बार उसको रीड कर लेना। ठीक है।